नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ रितिका। आज छठ पूजा का आखिरी दिन है और इस वक्त हम मौजूद हैं कुतुब विहार के एक घाट पर। तो आइए आज हम लोगों से पूछते हैं कि उनकी छठ पूजा कैसी रही। तो सर आप बताइए कि आपकी छठ पूजा कैसी रही। बहुत बढ़िया रही, बहुत अच्छा से हो गया, सारा चीज हो गया, सब ठीक ठाक रहा, सब बढ़िया से हो गया। इतना ज़्यादा प्रदूषण है लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पे छठ पूजा के लिए आए। हाँ, छठ पूजा तो करनी जरूरी है, ये हमारी आस्था है, त्यौहार है। छठी मैया की कृपा रहेगी तो पॉल्यूशन भी खत्म हो जाएगा, अभी जल्दी खत्म हो जाएगा, पॉल्यूशन कोरोना सब खत्म हो जाएगा। तो मैम अपना नाम बताइए। मेरा नाम माला है। तो कैसी रही आपकी छठ पूजा। इस बार की छठ पूजा बहुत अच्छी रही। हम लोग बहुत खुश हैं कि 2 साल से हम लोग घर में कर रहे थे छठ पूजा, लेकिन अब हम यहाँ घाट पे आके पूजा कर रहे हैं। ये देख के बहुत खुशी हो रही है हमें। इतने सारे लोगों की भीड़ है, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ कह नहीं सकती। बस चाहती हूँ हर साल हमारी पूजा ऐसे ही होती रहे और ये बीमारी जो है कोरोना की वो जड़ से ख़त्म हो जाए। बस अब मैम छठी मैया से यही दुआ करते हैं। तो मैम अपना नाम बताइए। मेरा नाम पुष्पा है। तो कैसी रही आपकी छठ पूजा। इस बार बहुत अच्छी रही और पिछले साल से बहुत अच्छा है और छठी मैया की कृपा से कोरोना ख़त्म हो जाए। बहुत बहुत हम लोग का खुशी की बात है, कितना अच्छा इस बार प्रोग्राम मना है। तो पिछले साल तो हमें मिला ही नहीं था। इस बार बहुत अच्छी छठ रही। जैसा कि आप सबने देखा कि आज छठ पूजा का आखिरी दिन है और पूजा खत्म हो चुकी है और लोग भी अपने घरों की ओर जा रहे हैं। वहीं प्रदूषण को लेकर लोगों का कहना है कि छठी मैया की कृपा होगी तो सब कुछ ठीक होगा। इसी के साथ देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पूरे देश भर में उगते सूर्य को अर्घ देकर छठ पूजा गुरुवार को समाप्त हो गई। बिहार के पटना, झारखंड के रांची, यूपी के वाराणसी, गोरखपुर और लखनऊ समेत अन्य जगहों पर नदी के घाटों पर 4 दिवसीय छठ पूजा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं ने सूर्य की पूजा करते व्रत का पारण किया। राजधानी दिल्ली और मुंबई में भी छठ व्रतियों ने अर्घ दिया। पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क पर बने कृत्रिम घाट पर सूर्योदय अर्घ देने के लिए श्रद्धालु जमा हुए। दिल्ली सरकार ने भजनपुरा में छठ पूजा घाट पर एक कोविड टीकाकरण शिविर शुरू किया है। एसडीएम शरद कुमार ने बताया कि शिविर उन लोगों के लिए लगाया गया है जिन लोगों ने अब तक टीका नहीं लगवाया है और या फिर जिन लोगों को दूसरी डोज अभी तक नहीं लगी है। इससे पहले राजधानी में पूर्वांचलियों ने कोरोना महामारी के मद्देनजर प्रतिबंधों और राजनीतिक घमासान के बीच बुधवार को यमुना नदी के आसपास और अन्य स्थानों पर छठ पूजा के मौके पर डूबते सूर्य को अर्घ दिया। लिहाजा लाखों श्रद्धालुओं ने छठ पर्व के तहत आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्य को पहला अर्घ दिया। इस दौरान तमाम घाटों पर बाट जे, पूछले बटैया, ईदिल कहवा जाए, तू अनहार ये बटोहैया, ईदिल सूरज बाबा के जाए जैसे गीतों की गूंज रही। कोरोना महामारी के बीच डूबते सूर्य को पहला अर्घ देकर पूर्वांचलियों ने मनाया छठ पर्व। राजधानी में यमुना नदी के दोनों ओर किनारे आसपास समेत करीब 1000 स्थानों पर श्रद्धालु जमा हुए और छठ पूजा की। खरना के बाद व्रतियों ने बुधवार को उपवास रखते हुए शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को पानी में खड़े होकर प्रणाम किया। तत्पश्चात अर्घ के रूप में पूजन सामग्री भावनात्मक रूप से उन्हें समर्पित की। महिलाओं के सिरों पर अर्घ के सामान से भरी टोकरियां रखी हुई थी। इस दौरान बच्चों का उत्साह तो स्वयं में देखने योग्य था। लाखों श्रद्धालुओं ने यमुना नदी के किनारे पुराना यमुना पुल, कुदसिया घाट, गीता कॉलोनी, बस अड्डा, चांदनी राम अखाड़ा, वजीराबाद घाट आदि घाटों के अलावा भलसवा झील, जहांगीरपुरी, कालिंदी कुंज जैसी कई इलाकों के साथ साथ पश्चिम यमुना नदी के किनारे पर छठ पूजा की। वहीं वे सायकाल सूर्य को अर्घ देने के बाद बृहस्पतिवार की सुबह सूर्य को अर्घ देने के लिए घाटों पर रुक गए। वो घाटों पर पूरी रात रहेंगे। घाटों पर दीप और बिजली की लड़ियों की रोशनी की गई है। कोरोना महामारी के कारण इस बार श्रद्धालु घाटों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजन नहीं कर सके। इसके अलावा वे लाउड स्पीकर के माध्यम से भी छठ मैया का गुणगान नहीं कर सके। हालांकि श्रद्धालु नए कपड़े पहनने के साथ साथ पूरी तरह सज धज कर पूजा करने पहुंचे। छठ पूजा के दौरान कई रंग दिखाई दिए। कोरोना महामारी के मद्देनजर विभिन्न प्रतिबंधों के कारण छठ पूजा करने के कई रंग दिखाई दिए। इस बार यमुना नदी में पूजा पर रोक होने के कारण श्रद्धालुओं ने नदी के किनारे कृत्रिम घाटों पर पूजा की। इसके अलावा वे पार्कों और अन्य इलाकों में खाली स्थान पर बने कृत्रिम घाटों पर पूजा करने पहुंचे।
वहीं बहुत से श्रद्धालुओं ने अपने घरों की छत, परिसर और गली में टब में खड़े होकर पूजा की। जमुना बाजार में यमुना नदी के किनारे कुछ श्रद्धालुओं ने टब में पूजा की। दरअसल नदी में प्रवेश करने पर प्रतिबंध के कारण उन्होंने ये व्यवस्था की। पुलिस के सख्त पहरे में आईटीओ घाट कृत्रिम पर उमड़ी भारी भीड़। उधर आईटीओ घाट पर बुधवार सुबह से लेकर शाम तक काफी गहमा गहमी रही। यहाँ श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ पुलिस का जमावड़ा रहा। हालांकि यहाँ पर पुलिस और भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की स्थिति एक बार भी नहीं बनी। वहीं सुबह 11 बजे पश्चिम दिल्ली संसदीय क्षेत्र के साथ प्रवेश वर्मा दलबल के साथ पहुंचे और पुलिस के बैरिकेड हटाकर नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने यहां कृत्रिम घाट का निरीक्षण किया। कुछ देर बाद वे विकास मार्ग स्थित पुलिस के बैरिकेड के पास कुर्सी पर बैठ गए। पुलिस ने घाट पर आने से उन्हें रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। दोपहर करीब 2 बजे प्रवेश वर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ खाना खाया। इस बीच यहां छठ पूजा के लिए आए श्रद्धालुओं को कृत्रिम घाट को भेजने लग गए और वह करीब 2 घंटे तक श्रद्धालुओं को भेजने में लगे रहे। वहीं कृत्रिम घाट पर श्रद्धालु परिवार समेत पूजा करने की तैयारी में जुट गए। दिल्ली पुलिस ने यमुना नदी के अंदर प्रवेश नहीं करने के संबंध में नदी के किनारे पर तख्तियां लगानी शुरू की। इसके बाद यमुना नदी के किनारे को पुलिस ने पूरी तरह घेर लिया। पुलिस ने नदी के किनारे लोगों को बैठने से भी मना कर दिया। इस बीच प्रवेश वर्मा कृत्रिम घाट पर पहुंचे और श्रद्धालुओं से मुलाकात करके उन्हें छठ की बधाई दी। शाम करीब 5:30 बजे श्रद्धालुओं ने कृत्रिम घाट पर छठ पूजा करनी शुरू की। इस दौरान कृत्रिम घाट छठ के गीतों से गूंज उठा। पूजा के समय प्रवेश वर्मा अपने साथियों के साथ घाट पर ही मौजूद थे। वहीं पुलिस ने भी घाट को घेरे रखा। पुलिस ने एक भी व्यक्ति को यमुना नदी के किनारे नहीं आने दिया। कृत्रिम घाटों पर दिया गया अर्घ। पहिले पहिले हम कहीनी छठ मैया व्रत त्योहार। छठ मैया व्रत त्योहार। छठ गीतों की धुन, फूल, मिठाई और धूप और अगरबत्ती की महक से सारों बार कृत्रिम घाट एक सिरे से छठ मैया के गीतों को गुनगुनाते हुए सिर पर फलों का डाला उठाए आते व्रती। कुछ इस तरह का नज़ारा बुधवार दोपहर से ही गीता कॉलोनी स्थित कृत्रिम घाटों पर देखने को मिला। हालांकि इस दौरान कुछ व्रतियों ने नदी की तरफ जाने की कोशिश की। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने व्रतियों को वापस भेजा। यमुना में छठ पूजा की पाबंदी को देखते हुए गीता कॉलोनी फ्लाईओवर स्थित प्रशासन की ओर से 8 कृत्रिम घाट बनाए गए थे, जहां दोपहर 12 बजे से ही लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था। कोई सिर पर डाला उठाए तो कोई व्रती घर से ही दंडवत प्रणाम करते हुए छठी मैया की उपासना के लिए पहुंच रही थी। घाट पर पहुंचते ही व्रतियों के परिजनों ने घाट किनारे जगह की तलाश कर पूजा की तैयारी शुरू कर दी थी। शाम को सूरज ने आसमान में अपनी लालिमा बिखेरना शुरू किया तो कृत्रिम घाटों में व्रती उतर गई। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रतियों ने अपने अपने घरों का रुख किया। इस बीच कुछ श्रद्धालुओं ने यमुना के कच्चे घाट पर पहुंचने की कोशिश की। घाटों पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने श्रद्धालुओं को जाने से रोका। घाटों पर सख्त रही सुरक्षा व्यवस्था। छठ पूजा के लिए घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कालिंदी कुंज और आईटीओ पर पुलिस की 100 टीमें तैनात की गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कोविड-19 के मद्देनजर नदी के किनारे समारोह पर रोक लगा रखी है। सरकार ने छठ पूजा करने के लिए राजधानी में 800 अस्थायी घाट बनाए हैं। बुधवार को पुलिस ने कालिंदी कुंज के पास लोगों को नदी किनारे जाने से रोक दिया। उन्हें अनुष्ठानों का पालन करने के लिए निर्दिष्ट स्थानों पर जाने के लिए निर्देशित किया गया। दक्षिण पूर्व जिले के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अनुष्ठान के लिए निर्धारित स्थानों पर पर्याप्त व्यवस्था की गई है। डीडीएमएम के आदेशों का उल्लंघन न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण पूर्व दिल्ली में 100 टीमें तैनात की गई हैं। घाटों पर प्रशासन और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बारे में आने वाले भक्तों को समझा रहे हैं और उनसे दिशा निर्देशों का पालन करने और घरों या कॉलोनियों के भीतर अनुष्ठानों का पालन करने का आग्रह कर रहे हैं। डीडीएमए ने 29 अक्टूबर को यमुना नदी के किनारे को छोड़कर तय स्थल पर छठ समारोह की अनुमति दी थी और कोविड नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। छठ पर्व को राजनीतिक मुद्दा बनाने से श्रद्धालु हुए नाराज। यमुना नदी के घाटों पर छठ पूजा करने के मामले में मचे राजनीतिक घमासान से श्रद्धालु खासे नाराज है।
ITO के पास यमुना नदी के किनारे कृत्रिम घाट पर पूजा अर्चना करने आए श्रद्धालुओं ने कहा कि तमाम दलों के नेता अपने राजनीतिक हित साधने के लिए यमुना नदी में छठ पूजा की बात कर रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि रोक लगी हुई है और जो हटने वाली नहीं है। दिल्ली गेट से पूजा करने आए विद्यानंद चौधरी ने कहा कि यमुना नदी के अंदर पूजा करने पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में अलग अलग दलों के नेता राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। वो पूर्वांचलियों को लुभाने के लिए गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर लक्ष्मीनगर से आए मनोज ने कहा कि नेताओं का छठ पूजा और श्रद्धालुओं की समस्या से कोई सरोकार नहीं है। वो छठ पूजा के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। वहीं मंडी हाउस से पहुंचे तेज नारायण यादव ने छठ पूजा के मामले में नेता राजनीति कर रहे हैं, ऐसा कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज यानी कि गुरुवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में 17 पैरा ओलंपिक विजेताओं का सम्मान करेंगे। प्रदेश भर से 2000 से ज्यादा दिव्यांग खिलाड़ी समारोह में शामिल होंगे। सीएम यहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्य श्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से 11:30 बजे कृषि विवि पहुंचेंगे। समारोह के लिए पैरा ओलंपिक विजेताओं और प्रदेश के सभी जिलों से 1000 से अधिक दिव्यांग खिलाड़ी भी बुधवार रात में ही शहर में पहुंच रहे हैं। इनके स्वागत में खेल नगरी के चौराहे खास तौर पर सजाए गए हैं। आपको बता दें, मेरठ, सारंगपुर, मुरादाबाद मंडल के दिव्यांग खिलाड़ी सुबह 9 बजे तक समारोह स्थल पहुंच जाएंगे। इस दौरान शहर में जगह जगह स्कूली बच्चे बैंड और पुष्प वर्षा से खिलाड़ियों का स्वागत करेंगे। वहीं भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, मंत्री उपेंद्र तिवारी और सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने समारोह स्थल का निरीक्षण किया। कमिश्नर सुरेंद्र सिंह, आईजी प्रवीण कुमार ने भी तैयारियों का जायजा लिया। सभी विधायकों, मोर्चों के अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों को भीड़ जुटाने का टारगेट दिया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर सुबह 9 बजे मोदीपुरम में IIFSR संस्थान में 9:30 बजे भाजपा के पश्चिम क्षेत्र की मीडिया प्रभारियों, IT और सोशल मीडिया टीम के साथ बैठक करेंगे। दिवाली के 6 दिन बाद भी NCR के शहरों की हवा दमघोट बनी हुई है। गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता लगातार गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। आपको बता दें, बुधवार को यहाँ 141 शहरों की सूची में देश का सबसे प्रदूषित शहर दर्ज किया गया। इसके साथ बुलंदशहर से लेकर पानीपत तक के हालात गंभीर बने हुए हैं। अगले 2 दिनों तक हवा के बिगड़े हालात रहने का पूर्वानुमान है। आगामी 13 नवंबर से वायु गुणवत्ता का स्तर सुधर सकता है। सफर के मुताबिक पड़ोसी राज्यों में लगातार पराली जलने की घटनाएं दर्ज हो रही हैं। बीते 24 घंटे में 5317 पराली जलाई गई है। इससे उत्पन्न होने वाले PM 2.5 के प्रदूषण में 27% हिस्सेदारी रही। हवा की दिशा उत्तर पश्चिम बनी हुई है, लेकिन रफ्तार हल्की बनी हुई है। इस वजह से पराली का धुआं कम मात्रा में दिल्ली NCR तक पहुंचा है। सफर का पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिनों में हवा की रफ्तार बढ़ेगी और पराली का धुआं दिल्ली NCR में बढ़ने लगेगा। इससे वायु गुणवत्ता को बिगड़ने में मदद मिलेगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर चलने वाली हवाओं को धीमी रफ्तार के कारण प्रदूषण का फैलाव कम होगा और ये एक ही जगह पर अधिक समय तक जमा रहेगा। इससे प्रदूषण की चादर दिल्ली NCR पर छाई रह सकती है। साथ ही बुधवार को हवा में PM 10 का स्तर 321 और PM 2.5 का स्तर 148 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बुधवार को दिल्ली के औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक में 32 अंकों की कमी हुई है। ये 372 के आंकड़े के साथ गंभीर से खिसक कर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा है। एक दिन पहले दिल्ली का AQI 404 रहा था। वहीं बुधवार को गाजियाबाद का AQI 428, फरीदाबाद का 380, ग्रेटर नोएडा का 367, गुरुग्राम का 340 और नोएडा का 374 AQI रहा। दिवाली के बाद ये दूसरी बार जब दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। इससे पहले बीते सोमवार को दिल्ली का AQI 390 के आंकड़े के साथ बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया था। कोरोना वायरस की तरह डेंगू भी एक ही मरीज को फिर से संक्रमित कर सकता है। अस्पतालों में कई मामले सामने आए हैं जिनमें मरीज को कुछ समय पहले डेंगू हुआ था। दोबारा संक्रमित होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। इनकी जांच में डेंगू का अलग स्ट्रेन मिला है। ILBL अस्पताल के निदेशक डॉक्टर के सरीन का कहना है कि डेंगू के 4 सीरोटाइप स्ट्रेन होते हैं। मरीजों में अभी जो स्ट्रेन मिले हैं वो बेहद खतरनाक है। किसी को पहले डेंगू हुआ है तो उन्हें दूसरी सीरोटाइप स्ट्रेन का संक्रमण हो सकता है। ऐसे करीब 5 से 6 मामले देखने को मिले हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर नवल ने भी यही बात कही।
उन्होंने बताया कि डेंगू का संक्रमण मरीज को 2 बार हो सकता है। इस समय स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। कई ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं जिनमें डेंगू के कारण शरीर के दूसरे अंग प्रभावित होने लगते हैं। इस स्थिति को मल्टी ऑर्गन फेलियर माना जाता है, जिसमें मरीज के बचने की संभावना बहुत ही कम रह जाती है। सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर अतुल गोगोई ने बताया कि अस्पतालों में बिस्तरों का संकट बरकरार है। पिछले करीब 1 महीने से डेंगू संक्रमण के सैकड़ों मरीज इलाज के लिए उनके यहाँ पहुँच चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि बिस्तर न होने पर मरीज को स्ट्रेचर पर रखना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि डेंगू का संक्रमण सभी आयु वर्ग में दिखाई दे रहा है। जवान से लेकर बुजुर्ग तक इससे संक्रमित हो रहे हैं। आसपास के राज्यों से आने वाले कई मरीजों की हालत गंभीर देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में चुनावी माहौल गरमाने के लिए इसी माह आम आदमी पार्टी के बड़े नेता उत्तराखंड का दौरा करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और भगवंत मान उत्तराखंड आ सकते हैं। आप पार्टी 2022 के चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने के साथ ही पार्टी की ओर से रोजगार गारंटी यात्रा भी निकाली जा रही है। पार्टी ने अब तक 31 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, जो विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी को मजबूती देने का लगातार काम कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, आप प्रवक्ता संजय भट्ट का कहना है कि नवंबर पार्टी के लिए खास होने जा रहा है। इसी महीने कृषि कानून को वापस लेने, फसलों का उचित मुआवजा समेत किसानों के अन्य मुद्दों को लेकर पार्टी के बड़े नेता उत्तराखंड दौरा करेंगे। जल्द ही पार्टी इसकी आधिकारिक घोषणा करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार के कई मंत्री और पार्टी के अन्य बड़े नेता भी उत्तराखंड दौरे पर आएंगे, जो प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा, प्रदेश में आम पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है, जिससे भाजपा और कांग्रेस नेताओं में भय का माहौल बना हुआ है। राज्य गठन के बाद प्रदेश की जनता कांग्रेस और भाजपा को देख चुकी है। इस बार प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि उन्हें आर्मी ने परीक्षण के दौरान विपरीत परिस्थितियों में निर्णय लेकर लीडर की तरह कार्य करना सिखाया है। वे प्रदेश में राजनीति की इस विपरीत परिस्थिति में कार्य करने में सक्षम है। सत्ता में आते ही उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप प्रदेश का विकास किया जाएगा। बुधवार सुबह पार्टी की तिरंगा यात्रा के तहत कर्नल अजय कोठियाल कोटद्वार पहुंचे। उन्होंने भी श्री सिद्धबली मंदिर में मत्था टेका और बाबा के दर्शन किए। इसके बाद कोरिया से पार्टी की तिरंगा यात्रा शुरू होकर मालवीय उद्यान पहुंची। इस अवसर पर कर्नल कोठियाल ने कहा कि वे आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप प्रदेश का विकास चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के नेताओं में लीडरशिप की कमी है। यही कारण है कि वे अपने विवेक का उपयोग किए बिना सभी योजनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन बताते हैं। नेताओं की पैरवी की कमी के कारण उत्तराखंड के टिहरी में बनने वाली बिजली का उपयोग उत्तर प्रदेश कर रहा है। यहाँ के नेता कोर्ट में बिजली को लेकर हार चुके हैं। उन्होंने उत्तराखंड के मुद्दों पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है। सत्ता में आते ही उत्तराखंड आंदोलन के सवालों पर कार्य किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज़।